हमारे सिलेबस में मैंने आपको जैसे बताया था 27 एएस है और 4 अलग चैप्टर है। तो कुछ इस टाइप से मैं सिलेबस लेके चलूंगा कि हर 4-5 एएस के बाद हम एक चैप्टर करेंगे, सो दैट दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहे। तो आज हम एक एएस से स्टार्ट करें। मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूं जिसमें से कुछ कंटेंट जो कुछ हद तक आपने थोड़ा बहुत फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। हमारा टॉपिक है पहला AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। मैंने परसों बताया था आपको नोटिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको सारे जो एएस है उसके इसी टाइप के नोट्स दूंगा। ये समरी नोट्स हैं, कोई एएस 30 पेज का है, बेयर टेक्स्ट में कोई 50 पेज का है। मैंने 4 से 5 पेजेस की समरी बना रखी सारे एएस की, आपको सबकी मिल जाएगी प्रिंट। आपको कुछ भी नोटिंग नहीं करना पड़ेगा, ये क्रक्स है। मतलब आप ये मानो 50 पेज के एएस में जो मेन चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैंने 3 से 4 पेज में समराइज कर दिए सारे एएस की, 27 के 27 एएस की। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है अकाउंट्स में, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, मे भी शायद हर टॉपिक में किसी में 10 करेंगे, किसी में 15 करेंगे, बुक क्वेश्चन के अलावा होंगे, फिर बुक क्वेश्चन होंगे 25-30। तो हमारा पहले फोकस होगा कॉन्सेप्ट को समझना, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट का मीनिंग और फिर उसके एग्जाम्पल करवाऊंगा, और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए हम उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बुक में से। ठीक है, तो थ्योरी में कुछ भी आपको नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ हर बात को समझने में फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एएस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये जो हमारा एएस है, मैं आप पूरा सिलेबस है ना 3 कैटेगरी में बांटूंगा, ए बी और सी। सबसे इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी होगी, फिर सेकेंड नंबर पे बी कैटेगरी, जो ठीक है उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है जो ए कैटेगरी का टॉपिक है, बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट इज सी कैटेगरी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनवा रहा हूं मैं कैटेगराइजेशन, सो दैट आपको ये पता हो कहां पे एफर्ट ज्यादा लगाने हैं। ऑब्वियस है, अगर ए कैटेगरी 60 नंबर की है तो क्या आपके ज्यादातर एफर्ट वहीं पे होने चाहिए? यस। बी कैटेगरी की अगर वेटेज 20 से 30 नंबर की है तो उसको भी ड्यू टाइम मिलना चाहिए, और सी कैटेगरी अगर 5 से 10 नंबर की ही वेटेज रखती है तो फिर इसको हम सबसे कम टाइम देंगे, लेकिन टाइम देंगे जरूर, छोड़ना कुछ नहीं है। ये जो कैटेगराइजेशन बनाई जाती है, चाहे आप पिछले 10 साल की बना लो, 20 साल की बना लो, आईसीआई से ऊपर कुछ नहीं है। उन्हें वो बीच बीच में ना बाउंसर डालने की आदत होती है। बच्चा एबीसी पढ़ के जाता है, अच्छा ए में से 50 का आएगा, बी में से 40 का आएगा, सी में से 10 का आएगा। सी को तो छोड़ ही दो, हमें कौन से 100 में से 90 में से ले लेंगे। पता चला पेपर में सी में से 60 नंबर का दे दिया और बच्चा 40 के लिए रो रहा है। ये कॉमन है, हर सब्जेक्ट में कर सकता है आईसीआई, इसलिए हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बी कैटेगरी का टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। मैंने अभी आपको बताया था एएस कितने पर्पज से बनाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये हमारा पहला एएस है जो किसके लिए बनाया गया है? मेजरमेंट के लिए। एज द नेम सजेस्ट, नाम भी क्या है एएस का? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? एएस पे बाद में आते हैं, पहले एएस के नाम को और एएस के पर्पस को समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड यूज्ड है नाम में वो है इन्वेंट्रीज। क्या समझते हो आप? इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। प्रायवाची नहीं पूछ रहा नालायकों, मतलब पूछ रहा हूं। एक और मतलब मत निकाल देना। हिंदी में कहते रहतिया, यही कहते हैं ना शायद हिंदी मीडियम वाले, रहतिया। हाँ, और बताओ, और भी कोई वर्ड आ रहा है माइंड में? क्या होता है स्टॉक? एसी हमारे लिए स्टॉक होगा, हाँ या ना? कई बच्चों के माइंड में मिथ होता है, सर फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेट होता है, एसी फिक्स्ड एसेट होता है। किसके लिए फिक्स्ड एसेट होता है? जो व्यक्ति उसे यूज करने के लिए लाया है, ना कि बेचने के लिए, उसके लिए फिक्स्ड एसेट कहोगे। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग में इन्वेंट्री, जो सबसे कॉमन माइंड में आपके एक पॉइंट आना चाहिए इन्वेंट्री का सुनते ही, भाई वो सामान जो हम बेचने के लिए लाए हैं, सबसे सिंपल सेंस में वो चीज जिसका हम बिजनेस करते हैं, जो हम लाते हैं सो दैट हम आगे बेच सके, दैट इज माई इन्वेंट्री। स्टॉक इन ट्रेड, हम बेचने के लिए जो भी सामान लाते हैं, लेट्स से मैं कैलकुलेटर बेचने वाला एक व्यापारी हूं, मेरा बुक डिपो है जहां पे मैं कैलकुलेटर बेचता हूं, बुक्स बेचता हूं, पेन बेचता हूं, नोटबुक बेचता हूं, तो ये सारा कुछ मेरे लिए क्या होगा? इन्वेंट्री, स्टॉक। सबसे सिंपल, कोई व्यक्ति अगर एसी बेच रहा है तो उसके लिए एसी क्या होगा? स्टॉक, इन्वेंट्री। एक व्यक्ति कार बेचने के बिजनेस में है तो उसके लिए कार इन्वेंट्री हो जाएगा। एक व्यक्ति बिल्डिंग्स बेचता है, डीएलएफ, नाम सुना है सबने? डीएलएफ कंपनी,
डीएलएफ का नाम नहीं सुना? पहले तो आईपीएल भी डीएलएफ के नाम से हुआ करता था। डीएलएफ रियल एस्टेट की कंपनी है। ये क्या बेचती है? बिल्डिंग्स बेचती है। अगर आप बिल्डिंग्स बेचते हो तो आपके लिए स्टॉक क्या होगा? बिल्डिंग। हम जिस चीज के व्यापारी हैं वही हमारे लिए क्या बन जाता है? हमारा स्टॉक। ये एक जनरल सेंस में इसका मीनिंग है, बट इन रियलिटी जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये इससे भी बियॉन्ड जाता है। AS2 कहता है इन्वेंट्री का मतलब तीन चीजों से लगाया जा सकता है। कितने चीजों से? तीन। और वो तीनों आपने पढ़ा हुआ है। AS2 कहता है इन्वेंट्री का मतलब है आपका फिनिश गुड्स, आपका वर्क इन प्रोग्रेस और आपका रॉ मटेरियल। AS2 कहता है इन्वेंट्री मतलब ये तीनों चीजें। नंबर वन फिनिश गुड्स, या फिर इसके साथ में मैं एक और वर्ड यूज करता हूं स्टॉक इन ट्रेड। दोनों का मतलब एक ही है, वो सामान जो आपके लिए बेचने के लिए पड़ा है, वो सामान जो आप बेचोगे, सेल करोगे और अपना रेवेन्यू जनरेट करोगे, दैट इज योर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। दो ऑल्टरनेटिव वर्ड है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप माल बनाते हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिनिश गुड्स। और अगर आप बना बनाया माल लाके बेचते हो तो स्टॉक इन ट्रेड। ये दो वर्ड इस टाइप से यूज होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। लेट्स से अगर मैं कैलकुलेटर बने बनाए खरीद के लाता हूं, मेरे गोडाउन में 100 कैलकुलेटर पड़े हैं, उसे मैं क्या बोलूंगा? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं। लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, उसके लिए मैं अलग अलग उसके सर्किट्स, प्लास्टिक, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा खरीद के लाता हूं, वर्कर बैठाता हूं और फिर बनवाता हूं। 100 पीसेस मेरे पास तैयार पड़े हैं बने हुए, अब मैं इसको क्या बोलूंगा? फिनिश गुड्स। बात एक ही है, चीज वही सेम पड़ी है, बस बोलने का तरीका बदल गया। एक में आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप उसे फिनिश गुड्स बोल देते हो, और अगर आप ट्रेडर हो तो आप उसे स्टॉक इन ट्रेड बोल। क्लियर दोनों वर्ड का मतलब? दूसरी चीज है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो सामान जो हम बना रहे थे लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इस पे समय लगाना पड़ेगा। लेट्स से मैं मेरे इस एग्जांपल पे आता हूं कि हम कैलकुलेटर बना के बेचते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वर्कर्स को मैं जब कैलकुलेटर बनाने के लिए देता हूं तो सबसे पहले मैं उन्हें प्लास्टिक की बॉडी देता हूं और उन्हें कहता हूं पहले इसमें आपको चिप फिट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वन बाय वन बटन्स के लिए आपको स्पेस बनाना पड़ेगा और बटन्स फिट करने पड़ेंगे। अभी मेरे पास 100 ऐसे कैलकुलेटर हैं जिसपे सारा काम हो चुका है, सारा काम हो चुका है, तो वो क्या बन जाएंगे? फिनिश गुड्स। लेकिन 30 कैलकुलेटर ऐसे हैं जब वर्कर काम कर रहे थे शाम के 6 बजे तक, तो कईयों में उन्होंने प्लास्टिक की बॉडी में चिप इंस्टॉल कर दी, 2-3 बटन लगा दिए, कईयों में उन्होंने 10 बटन भी लगा दिए हैं, और कईयों में ऐसा कि बटन एक भी नहीं लगा है। क्या ये कैलकुलेटर जो 30 और हैं, क्या ये पूरे हो गए? बेच दे मार्केट में ऐसे ही बिना कैलकुलेटर, फिंगरप्रिंट वाले हो जाएंगे, टच वाले बिक जाएंगे? नहीं। इन्हें क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। ये वो सामान है जिसपे अभी काम करना बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे ही बिक जाएगा या इस पे मेहनत लगानी पड़ेगी? अभी काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो क्या खर्चा भी लगेगा? यस और नो? अधूरा तो नहीं बिकेगा। आप ले लोगे वो कैलकुलेटर बिना बटन वाले? ये चीज ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस कभी भी ऐसे बिक ही नहीं सकते, पहले उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है फिर बिकेगा। तभी तो हम कह रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, नाम भी तो हमने ये यूज किया ना, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी हो रहा है काम। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्डर्स होते हैं जो बिल्डिंग बना के बेचते हैं। अभी बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा बिल्डिंग कैसे बनती है? सबसे पहले आपका जो नींव भरी जाती है, फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। गेट वगैरह साथ में लगा देते हैं, पहले पूरी स्ट्रक्चरिंग का काम होता है? पहले स्ट्रक्चरिंग का काम होता है, फिर उसके बाद उसकी लिपाई की जाती है, फिर एक तरफ शायद में भी थोड़ा बहुत काम इलेक्ट्रिसिटी वाला अपना काम शुरू कर दे, एक तरफ जो है जो गेट बनाने वाला होगा, लगाने वाला होगा, वो आपका जो काम कर देगा कारपेंटर शुरू, सब अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपका घर पूरा बनता है। जब तक वो बन रहा है वो क्या कहा जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। जो बिल्डर है जो घर बना के बेचता है वो कह रहा है अभी 3 घर ऐसे हैं जो बन रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेगा? तीनों को वर्क इन प्रोग्रेस। सेकेंड वर्ड क्लियर? एंड थर्ड इज रॉ मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। अच्छा कच्चा बादाम नहीं बोला
हाँ, रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। और कोई कुछ डिफाइन करना चाहेगा? अच्छा, मैं जो एग्जांपल ले रहा था, मेरे एग्जांपल में कैलकुलेटर के प्रोस्पेक्टिव में बने हुए कैलकुलेटर फिनिश गुड्स हैं, आधे अधूरे कैलकुलेटर डब्ल्यू है, तो फिर रॉ मटेरियल क्या होगा? वो प्लास्टिक, वो सर्किट जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं, बटन अगर मैं बने बनाए लाता हूं, दैट इज माई रॉ मटेरियल। वो इसे बनाने में यूज हो जाएंगे, हाँ या ना? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लाते हो या कंज्यूम करने के लिए? क्या हम रॉ मटेरियल बेचने के लिए लाते हैं? नहीं, हमेशा किस लिए लाया जाता है? कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, जो बिल्डर वाला एग्जांपल दिया उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? सीमेंट होगी, ब्रिक्स होगी, सरिया होगा, जो भी यूज हो रहा है उसके अंदर इंग्रेडिएंट, वो सारा का सारा क्या होगा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की सिंपल सी डेफिनेशन, वो सारा सामान जो आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कंज्यूम कर लोगे, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हलवाई है, उसके दुकान में जब जाओगे तो वो बहुत सारा सामान जो है ऑलरेडी तैयार करके रखता है, मिठाइयां वगैरह पड़ी होती हैं, आप कहते हो ये दे दो ये दे दो, वो सारा क्या है? वो सारा क्या है? फिनिश गुड्स। यस। साइड में बैठा हलवाई का जो व्यक्ति होता है, कर्मचारी होता है, वो लेट से जलेबियां बना रहा है, वो बना रहा है, वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। और अंदर स्टोर में क्या पड़ा होगा? क्या पड़ा होगा? फिनिश गुड्स भी होगा, रॉ मटेरियल भी होगा, सब कुछ होगा। मेनली अगर मैं बात करूं, उसके स्टोर में चीनी पड़ी होगी, मैदा पड़ा होगा, घी पड़ा होगा, तेल पड़ा होगा, नकली मावा पड़ा होगा। मिलेगा सर, बहुत मिलेगा, अब तो दिवाली आ गई। तो ये सारा सामान क्या कहलाएगा? ये सारा सामान क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। ये सारा सामान आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कंज्यूम कर लोगे, तो ये सारा आपके लिए क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल। क्या इतनी बात समझ में आई? अब रॉ मटेरियल का मतलब सिर्फ वो सामान नहीं है जो मिठाई के अंदर डल जाएगा और कंज्यूम हो जाएगा। रॉ मटेरियल में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कंज्यूम हो रही है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इसके लिए एक और क्लास बनाई जाती है, इन्वेंट्रीज के अंदर ही शामिल किया जाता है, वो है कंज्यूमेबल्स। शायद आपने वर्ड पहले सुना हो। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? आपने फिनिश गुड सुना है, आपने डब्ल्यू सुना है, आपने रॉ मटेरियल सुना है। मैं रॉ मटेरियल की एक सब क्लास बना रहा हूं, नया वर्ड जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, वो है कंज्यूमेबल्स। ये भी इन्वेंटरी का पार्ट होता है। कंज्यूमेबल का मतलब भी एक टाइप का मटेरियल ही है जो ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन वो आपको प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिखेगा। लाइक मान लीजिए, ये कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं मशीनों का इस्तेमाल करता हूं। मशीन में ऑयल डलता है, मशीन में ग्रीसिंग होती है, मेरे पास वो ऑयल और ग्रीस पड़ा है। क्या वो ऑयल और ग्रीस इस कैलकुलेटर में यूज होगा? हाँ या ना? नहीं, वो इस कैलकुलेटर को बनाने वाली मशीनों में इस्तेमाल हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। क्या सर उसे भी हम रॉ मटेरियल के अंदर काउंट करेंगे? यस, वो भी आपका कंज्यूमेबल है, रॉ मटेरियल में काउंट होगा। वो भी कंज्यूमेबल है और वो भी आपकी इन्वेंट्रीज का पार्ट बनता है। इवन AS2 तो कहता है इसको अलग दिखाओ, मतलब आप क्लास 3 नहीं, चौथी कंज्यूमेबल के नाम से एक अलग हेडिंग बना के इसकी वैल्यू अलग से निकाल के बताना। और बताऊं कंज्यूमेबल में क्या आ सकता है? आपने सुना होगा पैकिंग 3 टाइप की होती है, सुना है? कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्ट। और एग्जाम्पल मैं पहले बताता हूं, आप सबके मन में एक चल रहा है, सर कोलगेट की जो ट्यूब होती है वो प्राइमरी पैकिंग है, हाँ या नहीं? यही चल रहा है ना सबके मन में। कोलगेट की ट्यूब हो गई प्राइमरी पैकिंग, उसका जो बॉक्स हो गया वो सेकेंडरी, और जो बड़े कार्टून हो गए वो, यही एग्जाम्पल था ना सबके मन में, हाँ या ना? सर यही सबसे कॉमन है, सारे यही बताते हैं। अब यहां पे जो आपकी प्लास्टिक की ट्यूब है, कोलगेट आपके लिए फिनिश गुड होगा। वो पेस्ट, उस पेस्ट को बेचने के लिए आपने ट्यूब का इस्तेमाल किया, ऐसे तो दोगे कैसे? आपने उस ट्यूब के अंदर उसको फिलअप किया है। वो ट्यूब क्या है? क्या वो ट्यूब फिनिश गुड है? क्या वो ट्यूब, ट्यूब की बात कर रहा हूं सिर्फ, जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसके अंदर पेस्ट होता है, क्या वो ट्यूब फिनिश गुड है आपका? नहीं। क्या वो WIP है? नहीं। वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिर वो क्या होगा? आप उसे भी कंज्यूमेबल के अंदर, पैकिंग मटेरियल के अंदर कंसिडर करके इन्वेंट्रीज के अंदर ही इंक्लूड कर लोगे। तो इन्वेंट्रीज का जनरल मीनिंग तो 3 चीजों से लिया जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। बट इसको एक्चुअल में और बियॉन्ड देखा जाता है।
जब हम प्रैक्टिकली जाके काम करेंगे तो कुछ चीजें और एडिशनली इसमें काउंट हो जाएंगी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जिन बेंचेस पे बैठे हो उनके रिगार्डिंग फिनिश गुड क्या होगा? जो बेंच है वो फिनिश गुड्स है, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस। जो बेंच अभी बन रहे हैं, मे बी खाती ने जो है उन्हें काट के डिजाइन देके छोड़ रखा है, उनको फिट करना बाकी है, असेंबल करना बाकी है, दैट विल बी वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल क्या होगा? लकड़ी रॉ मटेरियल होगी। जो आपका लोहा है वो भी तो रॉ मटेरियल ही होगा, और नेल्स, नट बोल्ट्स, ये भी तो रॉ मटेरियल में ही काउंट होंगे। यस। और जो मशीनें जिनसे इसे बनाया जाएगा, उस मशीनों में लगने वाला ग्रीस, मशीनों में लगने वाला ग्रीस हो गया, मशीनों में लगने वाला ऑयल हो गया, वो भी आपका कंज्यूमेबल्स में काउंट होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। जब आपने देखा होगा जो कारपेंटर का काम करते हैं उनके पास ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर वर्ड सुना होगा, जो प्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। जो लेवल होते हैं, जैसे मान लो उबड़ खाबड़ है तो सरफेस को एकदम सपाट करने के लिए यूज किया जाता है, वो उसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर देते हैं, तो सो दैट कोई छोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा ना रह जाए जो किसी को लग ना जाए। देखा है सभी ने? उस ग्राइंडर में ब्लेड्स यूज होती हैं। मुझे एक बात था, वो ब्लेड कितने सालों तक चलती है? वो जो ब्लेड लगती है ग्राइंडर के अंदर कितने सालों तक चलती होगी? क्या जो वर्ड मैंने सालों तक यूज किया आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है? आपको सर मुश्किल से 2, 5, 10 दिन, 15 दिन इतना ही चलती होगी। तो क्या उस ब्लेड को मैं फिक्स्ड सेट मानूंगा? ब्लेड की बात कर रहा हूं, मशीन की बात नहीं कर रहा। उस ब्लेड को जो मशीन पे लगती है, क्या उसे फिक्स्ड सेट कहेंगे? वो भी क्या कहा जाएगा? कंज्यूमेबल्स में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाती हैं, उसे भी आप इन्वेंट्रीज के अंदर ही काउंट करते हो, कंज्यूमेबल्स के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर काउंट कर लिए जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? चलो, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है अभी हमने समझा। इन्वेंट्रीज आर एसेट। इन्वेंट्रीज वो एसेट है जो 3 कैटेगरीज में बांटी जा सकती है। लास्ट तक विजिबल है? 3 क्लासेस। नंबर 1, फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स। जो आपके बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में आप बेच देते हो, दैट इज योर फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ये आपकी इन्वेंट्री है। ओके। वर्क इन प्रोग्रेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो सामान जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी है, यानी जिसे बनाया जा रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, दैट इज योर वर्क इन प्रोग्रेस। एंड लास्ट कैटेगरी है रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम, जो प्रोडक्शन के समय कंज्यूम हो जाएंगी, वो भी यहां पे इंक्लूड की जाएंगी। तो कुल मिला के कितनी कैटेगरी बन गई? 3 ब्रॉड कैटेगरी बन गई, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। क्या इतना सभी को क्लियर है? यस और नो? चलिए। इट इंक्लूड्स सप्लाईज, सॉरी, इट इंक्लूड्स कंज्यूमेबल्स एंड सप्लाईज। इसमें कंज्यूमेबल्स को भी शामिल किया जाता है और सप्लाईज को भी शामिल किया जाता है, बट वो चीजें शामिल नहीं होंगी, वो स्पेयर पार्ट शामिल नहीं होंगे जो पीपीई बन जाते हैं। पीपीई वर्ड सुना है शायद आपने पहले? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, जो हम फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज करते हैं ना, वो पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहले हमारे देश में खाली एएस चलते थे, और अब क्या चलते हैं? इंड एएस चलते हैं, लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड आए हुए हैं। ये फिक्स्ड एसेट वर्ड पुराने स्टैंडर्ड का था। अब नया जो एएस आया, नया इंड एएस आया, वो क्या वर्ड यूज करता है? पीपीई। हमने पता है ये वर्ड क्यों यूज किया? इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स्ड एसेट वर्ड कोई यूज नहीं करता। आप किसी भी अमेरिकन बिजनेस की बैलेंस शीट उठा के देख लेना, आपको फिक्स्ड एसेट नाम से वर्ड ही नहीं मिलेगा। वो वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं फिक्स्ड एसेट दिखा के बैंक में चला गया, इंटरनेशनल बैंक में, वो बोला ये क्या होता है जी, कहूंगा जी वो प्लांट मशीनरी वगैरह, बोला पीपी बोलो ना सर, फिर फिक्स्ड एसेट क्यों लिखा हुआ है? तो इसलिए हमने उन स्टैंडर्ड के साथ मैच करने के लिए पीपी वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। तो वो एसेट जो पीपीई बन जाएगी, वो तो एएस2 में आएगी नहीं। लाइक मान लो कोई मशीन लाए हो, कोई पार्ट लाए हो जो कई सालों तक चलेगा। फिक्स्ड एसेट की आपने एक सिंपल सी मीनिंग समझ रखी होगी, क्या? कोई ऐसी एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलती है, वही फिक्स्ड एसेट कहलाती है। बस सेम बात यहां पे कही गई है। अगर कोई पार्ट, कोई मशीन आप जो मल्टीपल ईयर्स तक यूज कर सकते हो, उसे तो हम इन्वेंट्री की डेफिनेशन में यूज नहीं करेंगे, वो तो AS10 पीपीई में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई 2 महीने, 4 महीने, जैसे मैंने ब्लेड का एग्जांपल दिया, महीने 2 महीने में खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, वो आपकी इन्वेंट्री की ही डेफिनेशन में कवर कर दी जाएगी। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो, AS2 का स्कोप, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको हर एएस में ध्यान रखना है। स्कोप का मतलब है कि
ये जो एएस हम पढ़ रहे हैं ये कहां कहां पे लगेगा, कहां कहां पे नहीं लगेगा। जैसे मार्केट में हजारों टाइप की दवाइयां हैं, क्या वो सभी को सूट करती है? नहीं। सभी को सूट एक जैसी दवाई सारी नहीं कर सकती, तभी इतने सारे ऑप्शंस बनाने पड़े ताकि जो पेशेंट है, जिसकी जो कंडीशंस है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली दवाई दी जा सके। सिमिलर वे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। एक एएस सभी की इन्वेंट्रीज के लिए अप्लाई हो नहीं सकता, तो कुछ लोगों के लिए आईसीआई ने पहले ही मना कर दिया, एएस2 मत लगाना। किस किस के लिए मना किया गया? नंबर 1, डब्ल्यूआईपी अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप बिल्डिंग बना के देते हो औरों को, जब बिल्डिंग बन रही है तो आप कहोगे सर वर्क इन प्रोग्रेस है, बस आपको एएस2 नहीं लगाना, आपको एएस7 लगाना है। स्पेशल एएस बनाया हुआ है इस मुद्दे के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था। बोला एएस2 तो जनरल नेचर का है, ये तो सभी के लिए है, तुम्हारे लिए अलग से एएस निकाला जाएगा, तो इनको एएस7 बना के दिया गया। सिमिलर वे में मान लीजिए मेरा काम है शेयर्स खरीदना और बेचना, कभी रिलायंस के शेयर खरीद लिए बेच दिए, कभी टाटा के खरीद लिए, कभी किसी कंपनी के, मैं ऐसे ही खरीदता बेचता रहता हूं, मैं ट्रेडर हूं, शेयर्स खरीद के बेचना मेरा काम है। तो मेरे लिए इन्वेंट्री क्या होगा? शेयर्स, बिकॉज जिस चीज को आप बेचते खरीदते हो वही आपकी इन्वेंट्री होती है। सर मेरा तो काम ही है, आज रिलायंस के शेयर खरीद लिए, कल टाटा खरीद लूंगा, परसों किसी और कंपनी खरीद लूंगा, तो मेरे लिए तो मेरी शेयर से इन्वेंट्री है। अगेन आईसीआई ने कहा आपके लिए एएस2 अप्लाई नहीं होगा, आपके लिए स्पेशल गाइडेंस नोट बनाएंगे, वो फॉलो करना। एंड थर्ड पॉइंट, जो फार्मर्स होते हैं, किसान या जो जानवरों को पालते हैं, उनके लिए भी कहा गया एएस2 नहीं लगेगा और लग भी नहीं सकता। एक एग्जांपल देता हूं, आपने शायद एक कॉन्सेप्ट तो सुना हुआ होगा कि जब हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं तो हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज, क्या ये सबने पढ़ा हुआ है? यस। कॉस्ट का मतलब आपका खर्चा क्या आया, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक व्यक्ति है, उसने वो पोल्ट्री फार्मिंग करता है। पोल्ट्री फार्मिंग समझते हो? पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? मुर्गी फार्म, मुर्गियां पाल रहा है मान लो, और वो क्या करता है, पोल्ट्री फार्मिंग करके जो एग्स आते हैं वो बेचता है मार्केट में। एग्स उसके लिए क्या होंगे? एग्स अंडे उसके लिए क्या होंगे? क्या इन्वेंट्री होंगे? मैं आपको ये तो बोले ना डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दो। वैसे अंडे किसी के लिए रॉ मटेरियल, किसी के लिए फिनिश गुड्स हो सकते हैं, यस और नो? कैसे? जो बेच रहा है उसके लिए क्या है? फिनिश। और जो उनसे ऑमलेट बना के मतलब बेचेगा आगे, वो उसके लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल। खैर मैं आपसे कह रहा हूं एग्स जो है, अंडे, क्या वो इन्वेंट्री होंगे? यस। मुझे ये बताओ, मुर्गियों ने अंडे दिए, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? आपने डेयरी खोल रखी है, आपने डेयरी खोल रखी है, 5 गायें आपके पास, और आप बेचते हो दूध। दूध आपके लिए क्या होगा? फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, यस और नो? आपको इन्वेंट्री वैल्यू करनी है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी होगी दूध की आपके लिए? आप खरीद के नहीं लाते, आप तो गाय का निकालते हो। खरीद के लाते हो तो सर 50 रुपए लीटर है, 60 रुपए लीटर है, मैं तो कह रहा हूं आप खुद निकालते हो, कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर कैलकुलेट कर लेंगे पहले 10 दिनों में गाय ने क्या क्या खाया, है ना, और 10 दिनों में कितना दूध दिया, डिवाइड करके निकाल लेंगे। क्या वो सही तरीका होगा? एक्चुअल में जो गाय खा रही है उससे सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन का दूध निकला है, फ्यूचर में भी तो जनरेशन होगा ना उसकी वजह से, कॉस्ट निकल ही नहीं सकती। आईसीआई ने कहा तुम्हारा ये सेक्टर है, ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं। फसल वाले केस पे आ जाओ, किसान खेत में फसल उगाता है, उसके लिए फसल क्या है? जब उसने बीज लाया, बीज उसके लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल। जब फसल उग रही है तो वर्क इन प्रोग्रेस, और जब कट जाएगी तब फिनिश गुड्स। अब लागत बताना जरा, फसल की लागत, फसल की लागत अगर मान लो आपके पास बहुत बड़ा खेत है, उसमें आपके पास पानी वगैरह लगाया जा रहा है, मान लो आप बहुत सिंपल बेसिक केस ले रहे हो, सर एक छोटी सी जगह है, उसमें हमने बीज लगाए, कितने के लगाए पता चल जाएगा, लेबर कितने की लगाई, पानी कितने का लगाया। लेकिन लेट्स से सपोज आपने एक बड़ा खेत ले रखा है जिसमें 6 अलग अलग टाइप की फसलें हैं, पानी जब लगाते हो ट्यूबवेल से तो सारी जगह लगता है, कौन सी फसल ने कितना पानी कंज्यूम कर लिया, कितने रुपए का लगा दिया, लेबर ने किस पे कितना काम किया, नहीं निकाल पाओगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इनके लिए भी अलग से गाइडेंस नोट बनाया गया और बोला एएस2 तुम अप्लाई मत करना।
समझ में आ गई बात? लेकिन मैं मंडी में बैठने वाला आड़तिया हूं। आड़तिया वर्ड सबने सुना होगा, जो मंडी में बैठे हैं, अनाज खरीदते हैं किसानों से और आगे बेचते हैं। क्या मेरे ऊपर भी AS2 नहीं लगेगा? क्या मैं फसल बनाता हूं या बनी बनाई खरीदता हूं? मैंने गेहूं खरीदी, कोई तो भाव होगा, क्या मेरी कॉस्ट निकाल सकते हो या नहीं? तो क्या मेरे ऊपर भी AS2 नहीं लगेगा? लगेगा। हम किसानों पे AS2 नहीं लगाएंगे, लेकिन उस किसानों से फसल खरीदने वाले आड़तिये पे तो लगेगा ना, उसके ऊपर लगेगा। समझ में आई बात? तो ये स्कोप है AS2 का कि AS2 कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा। अब जो हमारा मेनली एस बनाया गया, मैंने आपको बेसिक मीनिंग बता दिया कि इन्वेंट्री क्या होता है और ये किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए इनमें से किस पे AS2 नहीं लगेगा, कभी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअल में जो AS बनाया गया वो किस किस के लिए नहीं है और किस किस के लिए है। इनके लिए नहीं है, बाकी सब AS2 को यूज करेंगे जब अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे। अब आते हैं AS के मेन मुद्दे पर, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, जिसके लिए AS बनाया गया। ये इन्वेंट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इनकी करेक्ट वैल्यू निकालना, यही हमारे इस AS का पर्पस है। AS2 आपको यह सिखाता है कि आपके बिजनेस में जो इन्वेंट्री है, चाहे वो आपके फिनिश गुड्स हो, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपकी WIP हो, इनकी बुक्स में कितनी वैल्यू दिखाई जाए। अगर ये कैलकुलेटर मैं 100 रुपए में बनाता हूं तो इसकी कॉस्ट मेरे लिए 100 रुपए, बट मैं बेचता हूं 150 रुपए में, तो क्या मैं इसे बुक्स में 100 पे दिखाऊंगा या 150 पे दिखाऊंगा? ये हमारे AS2 का मुद्दा है। और अगर आप कह रहे हो सर 100 पे दिखाओगे तो 100 की वैल्यू निकली कैसे? इस कैलकुलेटर की कॉस्ट आपने 100 निकाली तो वो निकाली कैसे, क्या क्या जोड़ा गया, ये वैल्यूएशन आपने कैसे की है, यही AS2 बताता है। और AS2 पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपकी इन्वेंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया जाता है? नंबर 1, आप अपना ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हो, और क्या बनाते हो? बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, और नोट्स टू अकाउंट। बेसिकली ये 4 होते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी होता है, बट मेनली ये 4 होते हैं। आपका क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, सोच के बताना। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब गौर से सुनना मेरी बात, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखे और मेरी एसेट्स भी ज्यादा दिखे। ऐसा मैं क्यों चाहूंगा? क्योंकि अगर मैं कल को प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूं तो इन्वेस्टर पैसा ज्यादा लगाएंगे, लोन देने वाले लोन आसानी से देंगे, और मेरे पास बहुत सारी एसेट होगी तो मुझे उधार माल बेचने वाले भी घबराएंगे नहीं, मुझे उधार पैसा देने वाले डरेंगे नहीं। तो मेरी हमेशा टेंडेंसी होगी ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊं, एसेट भी ज्यादा दिखाऊं। और उसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होगा, मेरी जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू को मैं ओवर वैल्यू कर दूं। ओवर वैल्यू करने का मतलब समझते हो? 100 की चीज के 500 दिखा दिए, उससे क्या होगा पता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था 1 लाख का, मैंने 10 लाख दिखा दिया, क्या कंसिक्वेंस होगा सोच के बताओ? जब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख बन रहा था, मैंने कहा भाई 1 लाख के आगे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो और इसे 10 लाख बना दो। इससे क्या फर्क पड़ गया? क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख से बढ़ जाएगा? इन्फ्लेट हो गया। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ गया, नेट प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? वो भी बढ़ जाएगा 9 लाख से। यस और नो? पहला पर्पस पूरा, प्रॉफिट बढ़ गया जी। और क्या करना है हमें? हमें हमारी एसेट बढ़ानी है। तो बैलेंस शीट में जब मैं एसेट बनाऊंगा तो क्या एसेट साइड इन्वेंट्री भी दिखाया जाएगा? है कितने का? 1 लाख। दिखा कितने का दिया? ओवर वैल्यू हो गया नहीं हो गया? एक ही काम से दोनों बात बन गई। स्टॉक को बढ़ाना है, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और एसेट भी बढ़ जाएगी। इसी वजह से इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं, सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन पाए जाते हैं वैल्यूएशन में। तभी हमने एक डिटेल्ड AS की जरूरत पड़ी और वही हमने बनाया AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर अकाउंटेंट के तौर पर देखो तो आपका काम है कि इसकी वैल्यूएशन सही होनी चाहिए, और जब आप ऑडिटर के तौर पर देखते हो
तो आपका ये काम होगा, जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहले आप यही कहोगे, भाई तुम्हारी इन्वेंट्री चेक करवाओ, तुमने 10 लाख की दिखाई है, दिखाओ कहां है, कैसे निकाली तुमने 10 लाख की वैल्यू। एज अ ऑडिटर हमारा यही काम होगा कि भाई तुम्हारी ये वैल्यू गलत है, चेक करना इसको कि ये सही है या नहीं है। तो ये पर्पज से हमने AS2 बनाया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बात समझ में आई? हर एएस का लॉजिक जरूर समझ लेना किस पर्पज से बनाया गया, फिर उसके बाद का काम आसान हो जाता है। तो AS2 का पर्पज यही था कि जो आपकी बुक्स में आप इन्वेंट्री वर्ड के नाम से जो जो चीजें दिखाते हो उनकी करेक्ट वैल्यूएशन होनी चाहिए। और वैल्यूएशन के क्या क्या प्रिंसिपल बताए गए हैं वही हम इस एएस में पढ़ने वाले हैं। क्या इतना बेसिक समझ में आया? अब सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है, 3। कौन कौन सी? फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल। अभी मैं बात कर रहा हूं फिनिश गुड्स की एंड WIP की। इन दोनों को वैल्यू करने के लिए AS2 ने एक सिंपल सा प्रिंसिपल दिया, हमेशा इसे वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू है हमेशा इन्वेंट्री को उस पर ही वैल्यू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कैलकुलेटर्स की लागत 100 रुपए है और हम उसे 150 में बेच सकते हैं तो हम हमेशा बुक्स में कितने पे दिखाएंगे? 100 पे, कॉस्ट पे दिखा देंगे, वो कम है क्योंकि। और अगर बाई चांस मान लो मार्केट गिर गया है जिसकी वजह से अब कैलकुलेटर की कीमत सिर्फ 80 रुपए रह गई, अब कितने पे दिखाया जाएगा? 80। लोअर पे दिखाने का सबसे बड़ा रीजन था कंजर्वेटिज्म। हम हमेशा चाहते हैं कि जो कमाया नहीं गया उसे अभी मत दिखाओ, इसलिए लोवेस्ट वैल्यू पे दिखाओ, जो भी दोनों में से कम आ रही है। ये कंजर्वेटिज्म का, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कहता है। तो आप चाहे फिनिश गुड्स हो चाहे WIP हो, दोनों को हमेशा किस पे वैल्यू करोगे? किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। आज मैं सिर्फ आपको NRV का मीनिंग बताऊंगा। ये कॉस्ट वर्ड देखने में बड़ा आसान है बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। आपने फाउंडेशन में सिर्फ इतना समझा होगा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट क्या होता है ये समझा? कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये समझा हमने? नहीं। यही है फर्क फाउंडेशन और इंटर में। अब हम ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट है क्या और निकलती कैसे है, ये NRV है क्या और कैसे निकलती है। फाउंडेशन में जब क्वेश्चन आते थे तो सीधा लिख देता था ये कॉस्ट है ये NRV है, दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू ही तो देखनी होती थी। लेकिन अब इंटर में हमें खुद निकालनी पड़ेगी कॉस्ट भी और खुद निकालनी पड़ेगी NRV भी। तो सबसे पहला, आज मैं सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, जो सबसे छोटा वर्ड है वो है हमारा NRV। कोई फुल फॉर्म बताना चाहेगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि आज अगर बेचने जाओगे तो नेट में आपको क्या मिल जाएगा? नेट रियलाइजेबल का वैल्यू है आपके हाथ क्या लगेगा बेचने से। मान लो ये कैलकुलेटर में 150 रुपए में बेच सकता हूं, दिस इज माय एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बट पता है मुझे बेचने के लिए ना एक डीलर के थ्रू बेचना पड़ता है। मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि सारे कैलकुलेटर डीलर के थ्रू बेचूंगा, और वो डीलर जितने भी पीस बिकते हैं हर पीस पे 10% कमीशन मुझसे ले जाता है। तो भले ये कैलकुलेटर 150 का बिकेगा बट मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे 150 का 150 मिल जाएगा? क्या मेरी जेब में 150 आएगा? नहीं। 150 में से 10% यानी कितना? ये तो वो कमीशन ही ले जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? 135 रुपए। NRV किसको बोलोगे? इस 150 को जितने में कैलकुलेटर बिक रहा है, या 135 को जो आपको मिलेगा या जो आपके हाथ लगेगा? 135 इज योर NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सिंपल सेंस में समझो तो भाई आपकी जेब में क्या आएगा, खर्चा खुर्चा काट के आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज योर NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपका जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस होता है उसमें जो बेचने के खर्चे लगने बाकी हैं वो माइनस करोगे, फिर जो मिलेगा जो आपके हाथ लगेगा दैट इज योर NRV। एंड लेट्स से ये कैलकुलेटर अभी आधा अधूरा है, याद है बटन बिना वाला, इसे क्या बोलेंगे हम? अगर ये कैलकुलेटर अभी पूरा नहीं बना है, अभी आधा अधूरा है, तो क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं सपने देख रहा हूं कि भाई पहले कैलकुलेटर पूरा करूंगा फिर इसे बेचूंगा, कितने में बिक जाएगा जी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, मेरी अनुमान कहती है कि 150 में बिक जाएगा। लेकिन क्या बेचने से पहले से पूरा नहीं करना पड़ेगा? वो बिना बटन वाला बिक जाएगा क्या? नहीं,
तो मैंने पूछा भाई पहले पूरा करने में क्या लगाओगे, बोला सर अभी पूरा करने में 30 रुपए का खर्चा लगेगा, और फिर सर बेचने जाएंगे, जिसके थ्रू बेचेंगे वो भी 10 रुपए का कमीशन लेगा। अब मुझे बताओ एनआरवी क्या हुई। 150 में बिक जाएगा इवेंचुअली, लेकिन 150 लेने से पहले क्या इस पे कुछ लगेगा? यस, क्या लगेगा? 30 रुपए कंप्लीशन कॉस्ट, 10 रुपए सेलिंग कॉस्ट, यानी कि 150 लेने के लिए पहले 40 खर्च करना पड़ेगा। तो बताओ एनआरवी क्या हुई? 110। समझ में आया एनआरवी का मतलब क्या होता है? एनआरवी का मतलब है बेचने के बाद आपको जो मिलेगा उसमें से पहले खर्चे घटा लो जो देने पड़ेंगे। आपकी जेब में क्या आएगा? सर आ तो 150 जाएगा, लेकिन उसके लिए 40 देना भी पड़ेगा, तो आपको क्या मिला? 110। दिस इज योर एनआरवी। क्या एनआरवी का मीनिंग समझ में आया सभी को? तो एनआरवी हमारा एक सबसे सिंपल वर्ड है। एनआरवी का मतलब होता है नेट रिलायजेबल वैल्यू। कैसे निकाला जाता है? जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा, अगर कैलकुलेटर अधूरा है तो पहले पूरा करना पड़ेगा ना, उसका खर्चा, और फिर बेचने का खर्चा, ये दोनों माइनस करने पे जो फिगर आती है दैट इज योर एनआरवी। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है सभी को इतना? चलो, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको इन्वेंट्री का मीनिंग बता दिया और एनआरवी कैसे निकलता है वो बता दिया। कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, 2 मिनट सारे ध्यान से सुन लो। कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, थ्योरी की नोटिंग कुछ नहीं होगी, मोस्ट ऑफली नोट्स आपको कल मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, एक अच्छी सी मोटी नोटबुक लगा लेना। ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 मिनट बस, बैक वाइंड अप करके फिर आप चले जाना। एक अच्छी सी मोटी नोटबुक लगा लेना, सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सारे आपके नोटबुक में होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, वो सारे एग्जाम्पल भी, और जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे भी। तो कल से एक नोटबुक ले आना सारे अच्छी सी, उसमें हम प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, आज जो किया उसमें कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? कल की छुट्टी, ये तो बहुत भारी डाउट है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, मोस्ट ऑफली नहीं है। तुम्हें कौन सा रावण जलाने जाना है? जलते रावण को देखना है? वो तुमने खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा, गांधी जयंती मनाओगे? गांधी जी का जन्म कौन से सन में हुआ था? गांधी जयंती मनाओगे तुम्हारा? हाँ, कॉस्ट का है, पहले कॉस्ट का होगा। यहाँ तो क्या होगा?